बहू, पहले तुम मेरे बेटे के लिए चूड़ियाँ पहनती थी, अब अपने बेटे के लिए पहनो। मत उतारिए मेरे बहू की चूड़ियाँ। अपने बेटे करण के असमय चले जाने के बाद से ही सुधा जी का दिल अपनी बहू के लिए बहुत दुखी रहता था। सुधा जी हमेशा उसका ख्याल रखने की कोशिश करती। ऐसे ही एक दिन, बहू तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? इन सोने की चूड़ियों के साथ कुछ हरी चूड़ियाँ भी डाल लो, खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। और हाँ, माथे पर और कुछ नहीं तो छोटी सी काली बिंदी ही लगा लो। मैं जानती हूँ तुम्हें सजना संवरना अब अच्छा नहीं लगता। अरे इस बिंदी मत समझो, नज़र का काला टीका समझ लो। आसपास के लोग हमारे रिश्ते से कितना जलते हैं, ये तुम जानती नहीं हो? सुधा जी अपनी बहू काजल से कहती हैं। काजल हंसते हुए बोली, क्या मम्मी जी आप भी कुछ भी कहती रहती हैं? आज तक सास बहू के रिश्ते से कोई जला है जो हमारे पड़ोसी जलेंगे? हाँ, वो बात अलग है कि आप मुझे बहू से ज़्यादा बेटी समझती हैं। अब जलने वाले जलते रहें, हमें क्या है। इतना कहकर काजल ने हंसते हुए अपनी सास की बात मानी और हाथों में दो दो हरी चूड़ियाँ डाली और काली बिंदी लगाकर अपने काम पर चली गई। जाती हुई काजल को देखकर सुधा जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उनके पति सुधांशु जी आए और बोले, सुधा, जो बीत गया उसके लिए आंसू मत बहाओ। ये देखो, हमारा भविष्य स्कूल जाने के लिए तैयार है और किसी के लिए नहीं तो इसके लिए मुस्कुराओ। सुधा जी अपने पोते कबीर के लिए मुस्कुराने लगी तो कबीर बोला, दादी मम्मा कहती हैं जो स्ट्रांग होते हैं वो रोते नहीं, आप भी मत रोना। सुधांशु जी बोले, मैं इसे स्कूल छोड़कर आता हूँ, फिर बैठकर बातें करेंगे। इतना कहकर वो चले गए। सबके जाने के बाद सुधा जी घर के छोटे मोटे काम करके बहू की मदद किया करती थी। जब काजल के कमरे में उसकी चीज़ों को वो व्यवस्थित कर रही थी, काजल की ड्रेसिंग टेबल पर ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ थीं। वहीं उनके बेटे करण की तस्वीर थी जो कुछ साल पहले एक हादसे में चल बसा था। सुधा जी के एक हाथ में हरी चूड़ियाँ और दूसरे हाथ में अपने बेटे की तस्वीर थी। वो पुराने दिनों में खो गई। माँ, देखो ना, ये दिन रात नीली पीली चूड़ियाँ पहनती है, इसे समझाओ कि पति के पसंद की हरी हरी चूड़ियाँ पहना करे। करण सुधा जी से कहता। काजल बोली, मम्मी जी, ये कहाँ लिखा है कि बस पति के पसंद की चूड़ियाँ पहनना है? मुझे नीली पीली चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, मैं तो वही पहनूंगी। आपको पसंद है तो आप खुद पहन लो। सुधा जी बोली, शादी को 4 साल हो गए, साल भर का तो तुम्हारा बच्चा हो गया, फिर भी तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ते हो। ठीक है, उसे नीली पीली चूड़ियाँ पसंद है तो पहनने दो, कल तुम्हारी पसंद की हरी चूड़ियाँ पहन लेगी। काजल करण को चिढ़ाने लगी तो करण बोला, देख लेना, जब नहीं रहूंगा तो इन चूड़ियों को देखकर मुझे याद करोगी। काजल ने तुरंत करण का मुंह बंद किया और बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं? शुभ शुभ बोलिए। ले लीजिए, मैंने उतार दी नीली पीली चूड़ियाँ और पहन लिया आपकी पसंद की हरी चूड़ियाँ। भगवान के लिए फिर कभी ऐसा मत कहिएगा। सुधा जी आई और करण के कान पकड़ते हुए बोली, क्यों रे, मेरी बहू को परेशान करता है ऐसी बातें करके? तुम इसका ही नहीं मेरा भी मन दुखाते हो। बेटा, तुम्हें देखकर ही तो हम सब जी रहे हैं, तुम्हारे बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। करण माँ और पत्नी दोनों को गले में हाथ डालकर बोला, माँ, जिंदगी का क्या भरोसा, पर अब हम सबकी जिंदगी को आगे चलाने वाला आ गया है। अब पकड़ो अपने पोते को, मैं ऑफिस चलता हूँ। इतना कहकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और निकल गया। न जाने सरस्वती कब जुबान पर बैठ जाती है। सांझ में दोनों सास बहू मटर छील रही थी और कह रही थी, आज करण जब आएगा तो उसे मटर की कचौरी बनाकर खिलाएंगे। तभी उधर से करण का एक दोस्त भागते हुए आया और एक बुरी खबर लाया, जिसे सुनते ही काजल वहीं बेहोश हो गई। सुधा जी मानो पत्थर की हो गई जब उसने ये बताया कि करण का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहा है। देखते ही देखते हरा भरा परिवार दुखों में बदल गया। जाते जाते करण ने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी काजल को सौंपी थी, जिसे काजल ने संभालने का वादा किया। जिन चूड़ियों से काजल को इतना प्यार था, आज समाज के ठेकेदार उन चूड़ियों को भी उतार रहे थे। काजल को होश नहीं था जब उसकी बुआ सास उन चूड़ियों को खोल रही थी। सुधा जी पूरे समाज के सामने खड़ी हुई और बोली, दीदी मत उतारिए मेरी बहू की चूड़ियों को, अभी इसकी उम्र ही क्या हुई है। बुआ जी बोली, मानती हूँ तुम्हारा परिवार नए जमाने का है, पर समाज के कुछ नियम होते हैं। सुधा जी बोली, मैं नहीं मानती ऐसे नियमों को जो बस दुख की घड़ी में साथ दें। जो नियम हौसला न दे सके, ऐसे नियम को तोड़ देना ही बेहतर है। जहाँ सब लोग काजल को अभागिन कहकर सांत्वना दे रहे थे, वहीं सुधा जी ने हौसला रखा और काजल से बोली, बहू याद रखो, जीवन में जिद, जुनून और हौसला
हमेशा बनाए रखना, तभी मंजिल तुम्हारे कदमों में रहेगी, वरना तो दूसरे लोग हमेशा तोड़ने और गिराने के लिए तत्पर रहते हैं। काजल भरी हुई आंखों से सुधा जी के गले लग गई और विलाप करने लगी। वहीं सुधा जी ने बेटे के गम को पी लिया और बहू को हौसला दिया। कुछ घंटे बाद सुधांशु जी की लौटने की आहट में सुधा जी अपनी यादों से भी लौट आई। सुधा जी के हाथों में हरी चूड़ियों को देखकर बोले, तुम फिर उन पुरानी यादों में चली गई थी। कितनी बार कहा, जो यादें दर्द दें उन्हें याद मत करो। अपने बेटे के उन खूबसूरत पलों को याद करो जब वो तुम्हें कहता था कि मैं नहीं रहकर भी हमेशा इस घर में रहूंगा। सुधांशु जी ने सुधा जी को हौसला दिया। अब यही तो होता था, दोनों एक दूसरे को हौसला देते थे। कुछ घंटे बाद सुधांशु जी पोते को लाने के लिए चले गए। देखते ही देखते सांझ हो गई। काजल दफ्तर से लौटकर आई और आते ही सबसे पहले अपनी हरी चूड़ियों को वो उतारने लगी। सुधा जी बोली, काजल, पहले तुम करण के लिए चूड़ियां पहनती थी, अब अपने बेटे के लिए पहनो। तुम्हारे हाथों की चूड़ियों को देखकर वो कितना खुश होता है। बेटा, किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। जाओ, हाथ मुंह धो लो, फिर इकट्ठे बैठकर चाय पियेंगे। काजल मुस्कुराकर हाथ मुंह धोने चली गई। समय बीता। कुछ महीनों बाद काजल की बुआ सास आई। वो काजल के कपड़े, उसकी चूड़ियों को देखकर मुंह बनाती थी। काजल उस पर ध्यान नहीं देती और अपना काम करती थी। एक रोज जब वो दफ्तर गई तो बुआ जी बोले, सुधा, काजल को करण की नौकरी क्या मिल गई, उसके तो रंग ही बदल गए हैं। देखना उसका मन कहीं और न लग जाए और तुम सब उसकी राह देखते रह जाओ। सुधांशु जी बोले, दीदी, जब भी आती हो कड़वी बातें ही करती हो, और जो आप कह रही हैं वो तो हम कब से चाहते हैं। काश कि काजल की ज़िंदगी में फिर कोई आए और उसके जीवन का हर रंग और हर खुशी लौट आए। इतना कहकर सुधांशु जी दुखी मन से वहाँ से चले गए। बुआ जी सुधा जी से बोली, सुधांशु तो समझेगा नहीं, तुम तो समझो। सुधा जी हाथ जोड़कर बोली, दीदी, बहुत मुश्किलों से ज़िंदगी पटरी पर आई है, अपनी कड़वी बातों से मन दुखी मत कीजिए। बस मेरी बहू और मेरे पोते को आशीर्वाद दीजिए। हमने तो ज़िंदगी जी ली, उसके सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। कभी खुद को उसकी जगह रख कर देखिए, तब उसके दर्द का एहसास होगा। इतना कहकर सुधा जी चाय पीने लगी। काजल दफ्तर से लौटी, सुधांशु जी से बोली, पापा जी, ये आपके और मम्मी जी की पूरे 2 महीने की दवाई है। बिजली का बिल मैंने भर दिया है और इलेक्ट्रिशियन को बोली हूँ ऊपर के बाथरूम में भी गीजर लगा देगा, ताकि बुआ जी को नहाने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। और हाँ बुआ जी, आपको समोसे और जलेबी बहुत पसंद है तो वो भी लेकर आई हूँ। कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर सबको देती हूँ। इतना कहते हुए काजल कमरे में चली गई। बुआ जी आश्चर्य से काजल की तरफ देख रही थी। सुधांशु जी बोले, दीदी, देख रही हैं या अपने आंसू को पीकर हम सबको खुश रखने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद जब काजल सबको समोसे और जलेबी दे रही थी तो बुआ जी ने उसके हाथों को पकड़ा और बोली, बहू, तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? सोने की चूड़ियों के साथ 2 हरी चूड़ियां भी डाल लो। मैं अपने पुराने शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगी, पर तुम्हारे खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। बुआ जी की बातों को सुनकर काजल की आंखें भर आई। सुधा जी काजल के आंसू को पोंछते हुए बोली, बहू, संसार में बहुत अंधेरा है, पर तुम्हें हर पल उम्मीदों का दिया जलाए रखना होगा। तभी तो तुम्हारे हौसले देखकर मुश्किलें भी अपने आप तुम्हें रास्ता देंगी। काजल बोली, जब आप सबका साथ है तो मैं हौसला कैसे हार सकती हूँ। और फिर हम सबके भविष्य को भी तो यही हौसला देना होगा, तभी तो इस संसार के रूढ़िवादी नियमों को ये बदलेगा। हम अपनी सोच बदलेंगे तो देखना मम्मी जी, आने वाले भविष्य में हर किसी की मानसिकता बदलेगी। इतना कहकर काजल ने पहली जलेबी अपने बच्चे को खिलाई और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर सभी के चेहरे खुश हो गए। दोस्तों, समाज हम लोगों से ही बना है, समाज के नियम बनाने वाले भी हम ही हैं। फिर हम क्यों नहीं ऐसे नियमों में बदलाव लाने की कोशिश करते जो हर उस इंसान की ज़िंदगी को और मुश्किल बनाते हैं जो पहले ही दुखी है। ऐसे नियमों को बदलकर हम किसी की ज़िंदगी की राह आसान कर सकते हैं और किसी इंसान को खुश रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आशा है कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर कहानी पसंद आई तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में।
तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए। दोस्तों, ये कहानी पढ़ने के बाद मैं बहुत भावुक हो गई। हालांकि इससे मेरा कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है, पर फिर भी जब इस तरह की कहानियाँ पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो मन करता है किसी के साथ ज़रूर से शेयर करूँ। ज़रूरी नहीं है कि कहानियाँ आप खुद ही लिखें या खुद की बनाई हुई हों। ये सब समाज से उठाई हुई बातें हैं जो हमारे समाज में व्याप्त है। इनको लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ यही है कि लोग इनको पढ़ें, सुने, समझें, ताकि अपने आसपास अगर कुछ ऐसा होता हो तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क लाएं। इससे किसी की ज़िंदगी आसान हो, उसके लिए जीना थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि किसी के चले जाने के बाद ज़िंदगी अपने आप ही बहुत मुश्किल हो जाती है। ऊपर से समाज के बनाए हुए नियम इंसान की ज़िंदगी को और मुश्किल बना देते हैं। जब किसी की ज़िंदगी से कोई महत्वपूर्ण इंसान चला जाता है तो उसका वैसे ही मन नहीं करता जीने का, ना ही वो सजता है, संवरता है, उसका खुद का मन नहीं करता। ऊपर से कोई अगर उस पर बंदिशें लगाए तो वो और भी बुरी बात होती है। तो किसी के दिल को खुश करके हम सिर्फ बातों से भी खुश कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम कुछ करें ही। और मैं उन सभी लेखकों को और साहित्यकारों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इस तरह की कहानियाँ लिखते हैं। हालांकि हम अपनी ज़िंदगी में सब देखते हैं, बट फिर भी जब कोई इस तरह की कहानियाँ लिखता है और हम पढ़ते हैं तो हमें एक कनेक्शन महसूस होता है। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों की सोच थोड़ी तो बदली है और आगे भी बदलेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कहानियों को ज़रूर पढ़ेंगे, और अगर आपको अच्छी लगती है, संदेश किसी को पहुँचाना चाहते हैं तो उन तक भी ज़रूर पहुँचाएंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आप लोग का धन्यवाद करना चाहूँगी, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह कहानी सुनते रहिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि संदेश किसी न किसी तक पहुँचे और एक छोटा सा ही सही पर बदलाव लाए। जैसे मुझे कहानी अच्छी लगी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, ऐसे ही आप लोग भी किसी के भी साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत हो।